We shall see very shortly about abdominal distension. Okay, so abdominal distension, when the patient comes to you, child comes to you with the abdominal distension, uh, what do you understand and how do you approach? Okay, now suppose a patient is coming with abdominal distension, you are looking at the child, and what are the things that you have to see? Abdominal distension, whether it is present in the upper part of the abdomen, or whether the abdominal distension is more confined to the lower part of the abdomen, or abdominal distension is as a whole. ठीक है, दिस इज वन पॉइंट दैट यू हैव टू सी. ठीक है, लोअर पार्ट के लिए, अपर पार्ट में है, या एज ए होल है. नेक्स्ट, चाइल्ड क्या है? अगेन बच्चा जो है सिक लुकिंग है, गुड लुकिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, वेदर दिस इज एक्यूट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, 10 दिन पहले नहीं था अभी हो रहा है, नहीं है पहले से भी चल रहा था, एक्यूट है, क्रॉनिक है. दूसरा, ग्रेजुअल है, स्टैटिक है, 2-3 महीने से एक ही जैसा है, नहीं अब धीरे 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 एज डे पासेस इट इंक्रीजिंग. Okay, these are the important things that you have to look into abdominal distension. Abdominal distension का पेशेंट आ गया तो इतना क्वेश्चन आपको पूछना ही है और देखना ही है. नंबर 1, अपर एब्डोमिनल है, लोअर एब्डोमिनल जनरलाइज्ड है, चाइल्ड इज सिक लुकिंग है या गुड लुकिंग है या हैप्पी लुकिंग है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, ग्रेजुअल है, स्टैटिक है. ठीक है, आप बाद में आ जाएगा पेन है, पेनफुल है, पेनलेस है. ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो नाउ वी विल सी वन बाय वन. Suppose if there is a generalized infection, which is increasing over the hours, ठीक है, जनरलाइज डिस्टेंशन हो रहा है, जनरलाइज डिस्टेंशन हो रहा है, विच इज़ इंक्रीजिंग ओवर द आवर, मतलब 4 घंटे पहले नहीं था, अब 4 घंटे पहले कोई स्वेलिंग नहीं था, अब 1-2 घंटे में उसको स्वेलिंग आ गया. नाउ वन थिंग इज वेरी क्लियर, दिस मे नॉट बी ए फ्लूइड अनलेस इट इज एन इमरजेंसी. ठीक है, सो व्हेन पेशेंट कम्स विद दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, मोस्टली इट इज गैसियस डिस्टेंशन. ओके, सो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या कोई भी गैसियस डिस्टेंशन है, और इट मे बी मैकेनिकल, कोई सडनली कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, टॉर्शन हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, है ना, वॉल्वरस हो गया, इस तरीके से. ठीक है, मैकेनिकल. और इट मे बी बिकॉज ऑफ द पैरालिटिक इलियस मीन्स देयर इज रिड्यूस्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो इसकी वजह से जो है क्या होगा कि आपके इंटेस्टिनल मसल्स है वो प्लॉपी हो जाएगा, दैट मीन्स वो हाइपोटोनिक में चला जाएगा. ठीक है, तो वो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वहाँ पे, मतलब इंटेस्टिनल मसल्स चिपक जाएंगे, ल्यूमेन चिपक जाएगा. तो जब ल्यूमेन चिपकेगा तो क्या होगा कि गैसियस डिस्टेंशन उसका प्रॉक्सिमल एरिया में चलता रहेगा. यूजुअली दिस हैपेंस इन हाइपोकैलेमिया मसल्स का फंक्शन के लिए, इंटेस्टाइन के मसल का फंक्शन के लिए पोटासियम बहुत इंपॉर्टेंट है. पोटासियम अगर नहीं है तो मसल जो है हाइपोटोनी में चला जाएगा. सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज यूजुअली हैपेंस इन केस ऑफ डायरिया. जब बच्चों में डायरिया होता है, 4-5 डायरिया होने के बाद उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन शुरू होता है. द रीजन इज आफ्टर डायरिया द पोटासियम इज गेट लॉस्ट. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंटली द पोटासियम सप्लीमेंटेशन हैज टू बी डन. So this is one of the important cause when generalized distension comes over the hours, very fastly आता है. Okay, so there may not be any infection से इतना fast आ ही नहीं सकता है. ठीक है, so it may be gaseous distension, it may be some of the mechanical obstruction, or it may be paralytic ileus. Sometimes some of the hormonal problems में भी आता है. Okay, थोड़ा बड़ा बच्चों में आप देखेंगे या फीमेल्स में आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इसका प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है this gaseous distension is possible, hormonal issues. The one thing. Second is increasing over the days. धीरे धीरे as a day passes it is increasing and it is static at one point. मतलब पहले 15-20 दिन वो धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके बाद एक लेवल में आके रुक गया डिस्टेंशन. Okay, so now what it suggests? It is suggestive of ascites. This swelling is because of a distension is because of ascites. क्योंकि ascites है ना, एक लेवल के बाद बढ़ता नहीं है, इट बिकम स्टैटिक आफ्टर गेनिंग द इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है अभी, तो उसके बाद वो बढ़ता नहीं है. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग. नाउ अनदर इज इट इज इंक्रीजिंग ओवर द वीक और मंथ. एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, इट इज इंक्रीजिंग ओवर द वीक और मंथ. नाउ दैट मीन्स एक वीक पहले कुछ नहीं था, 15 दिन पहले कुछ नहीं था, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया. So usually this happens in case of hepatosplenomegaly. Okay, so liver का enlargement 1 दिन में 2 दिन में होने वाला नहीं है.
ठीक है, आवर्स में भी होने वाला नहीं है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम. बट इफ द एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज increasing over the weeks or over the month, then it may be a hepatic swelling, it may be a splenic swelling, it may be any cyst, mesenteric cyst भी हो सकता है, और ovarian tumors भी हो सकता है, और some other large tumors भी हो सकता है. Generalized waxing and waning, what is this? Distension generalized है, पूरे abdomen में है, but एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है. Waxing and waning, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है. It is waxing and waning, gradually progressive. Then it is subacute intestinal obstruction. If it is non-progressive, it is maybe seen in case of hypoxia, malnutrition, etc. Even in the PM also, तो शुरू में थोड़ा बहुत वहाँ पे मिलेगा. Okay, so this is in short about abdominal distension. ठीक है. So now one of the most common cause of abdominal distension, as far as hepatic disorders are concerned, it is a hepatosplenomegaly. ठीक है. कोई भी पेशेंट है मेरा पेट बढ़ा हुआ है ऐसा बोलेंगे तो पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा इट इज़ नॉट गैस. ठीक है, इट इज़ नॉट फ्लूइड. देन यू हैव टू कंफर्म इट इज़ नॉट लिवर एंड स्प्लीन. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू differentiate in the beginning. So this is all about hepatobiliary disorders and abdominal distension. From the next class onwards we will see some of the important case discussion. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका बेसिस पे हम बहुत सारे केस को देखेंगे, so that the things will be very clear.